हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ टॉट के पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे पिजन होल थ्योरी का। तो बेसिकली जो पिजन होल थ्योरी है वो दो फिलोसोफर के ज़रिए आया था। सबसे पहले जो विनफील्ड है वो बिलीव करते थे लॉ ऑफ टॉट में, लॉ ऑफ टॉट TORT, वेरएज जो सेलमैन है बिलीव करते थे लॉ ऑफ टॉट्स में TORTS। मतलब कि जो विनफील्ड है उनका कहना था कि इफ़ आई इंजूर माई नेबर ही कैन sue me in law of tort whether the wrong conduct have some special title like assault, battery, plunder, etc. or whether it has no such special title. I shall be liable for the punishment if I cannot prove lawful justification. तो विनफील्ड का जो मानना था वो लॉ ऑफ टॉट में बिलीव करते थे और इनका मानना था कि अगर वो अपने नेबर को हर्ट करते हैं या कोई हार्म पहुंचाते हैं तो उनके जो नेबर है उनके अगेंस्ट लॉ ऑफ टॉट में फाइल कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट सू कर सकते हैं अगर उनका जो रॉन्ग कंडक्ट ऑफ एक्ट है कुछ स्पेशल टाइटल ले जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, ये सारे टॉट के अंदर आते हैं। अगर ये ऐसा कुछ स्पेशल टाइटल लेता है या फिर अगर ऐसा कुछ स्पेशल टाइटल नहीं लेता है उनका रॉन्ग कंडक्ट ऑफ एक्ट, तो जो ऑथर कहते हैं मैं पनिशेबल होऊंगा अगर मैं ये ना प्रूव कर पाऊँ कि वो जो लॉफुल जस्टिफिकेशन ना दे पाऊँ इस चीज़ को लेकर के, तो जो कोई भी मेरे अगेंस्ट फाइल होगा, सू होगा मेरे नेबर के द्वारा, वो मेरे ऊपर लाइबल होगा और मैं उसके लिए लाइबल रहूँगा। बट जो सैलमन है वो बिलीव करते थे लॉ ऑफ टॉट्स में। सैलमन अपना एक पिजन होल थ्योरी दिए थे, उसमें ये कहते थे कि अकॉर्डिंग टू सैलमन देयर इज द नंबर ऑफ अ पिजन होल्स एंड ईच ऑफ द पिजन होल्स इज लेबल्ड एज अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टॉट. These pigeonholes may be slander, malicious, protection, assault, etc. If anything wrong fits in this specific and well-defined pigeonhole, then it should be considered as a tort. तो सैलमन का मानना था कि यहाँ पे एक पिजन होल्स बने हुए हैं ढेर सारे और एक एक पिजन होल में अलग अलग नाम है। जैसे कि एक पिजन होल में नाम है ट्रेसपास का, एक में असॉल्ट है, एक में नेग्लिजेंस है, एक में बैटरी है, एक में डिफामेशन है, एक में बिट्रेयल है, एक में न्यूसेंस है। तो ये सारे चीज़ जो है लॉ के अंडर आते हैं, ये सारे टॉट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन, मान लो एक ये पर्सन है, ये प्लेंटिफ है एंड ये पर्सन जो है ये डिफेंडेंट है। अगर प्लेंटिफ इसके अगेंस्ट कोई फाइल सू करता है तो इस प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि जो कुछ भी एक्ट था उस डिफेंडेंट का, जो कुछ भी वो कंडक्ट ऑफ एक्ट था डिफेंडेंट का, वो इन सारे पिजन होल में फिक्स्ड बैठ है। अगर मान लो कि प्लेंटिफ ये प्रूव करने में सहमत हो जाता है कि डिफेंडेंट का जो स्पेसिफिक एक्ट था वो ट्रेसपास था या फिर वो डिफामेशन था या फिर वो न्यूसेंस था, एनी ऑफ सच थिंग्स जो इस पिजन होल थ्योरी में पिजन होल में फिक्स्ड बैठ जाए, देन द डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर इट। बट अगर प्लेंटिफ इस चीज़ को प्रूव करने में फेल रहा कि डिफेंडेंट का कुछ एक्ट जो था, जो रॉन्ग एक्ट था, वो इन किसी पिजन होल थ्योरी में फिक्स्ड बैठता ही नहीं है, तब इस सिचुएशन में ऐसा मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट का वो एक्ट या कोई एक्ट ऐसा रॉन्ग एक्ट नहीं था और डिफेंडेंट जो है इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होंगे। पर इस जो विनफील्ड थे वो उनका कहना था कि अगर इनमें से कोई ट्रेसपास, असॉल्ट, नेग्लिजेंस किसी भी चीज़ का रॉन्ग एक्ट का कंडक्ट होता है और इनमें से अगर कोई रॉन्ग कंडक्ट एक्ट का नाम ना भी हो तब भी वो लाइबल होंगे। तो ऐसे में तो आप हर किसी इंसान को लाइबल ठहरा दोगे। इसीलिए इसके बाद जो सैलमन है अपना पिजन होल थ्योरी लाता है और कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन का कोई एक्ट या रॉन्ग कंडक्ट ऑफ एक्ट ऐसा किसी पर्सन को लगता है कि वो गलत है और अगर उसे लगता है ये गलत है तो उसे ये बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर आ जाता है कि उसे ये प्रूफ करना होगा कि अगर उस स्पेसिफिक पर्सन का वो एक्ट गलत है तो वो किस पिजन होल में वो फिक्स बैठ रहा है, अगर वो ट्रेसपास हो या असॉल्ट हो या नेग्लिजेंस हो, किस टॉट के ऊपर वो बेस्ड है, तब जा करके जो डिफेंडेंट है लाइबल होगा। तो यही था पिजन होल थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया हो।
अब इसका जो रेस्ट ऑफ जो पॉइंट्स बचा हुआ है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।